नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां राजनीतिक हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक नई घटना दमदम की, जहां बुजुर्ग महिला से मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर रात 1:30 बजे हमला किया गया, जिसमें उनके परिवार के साथ भी मारपीट हुई और बीजेपी कार्यकर्ता की बुजुर्ग मां को भी बेरहमी से पीटा गया। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है और एफआईआर दर्ज कर आगे की तफ्तीश की बात कर रही है। आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ता हथियार लेकर आए थे और उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ता और उनके परिवार के साथ जमकर मारपीट की है। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता की बुजुर्ग मां की भी बेरहमी से पिटाई की गई है, जिसमें ये बुजुर्ग महिला खुद बताती नजर आ रही हैं कि आखिर कौन उनके घर में दाखिल हुआ और किस तरह की हरकत उनके साथ की गई। আমি কথা তো বলতে পারি না। আমাকে মেরেছে, আমার ছেলেকে মেরেছে, ছেলেকে মেরেছে। আমি তখন চিৎকার দিয়েছি আমার ছেলের গায়ে হাত দেবে না, তাও ওরা মেরেছে। बंगाल में टीएमसी पर गुंडागर्दी का आरोप नया नहीं है। इससे पहले भी शुक्रवार को बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर दफ्तर पर हमला बोला था और अब ये एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें आरोप लग रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी कार्यकर्ता के घर में दाखिल हुए। आधी रात को उनके घर के तमाम सदस्यों के साथ मारपीट की गई। अनूप चक्रवर्ती हमारे सहयोगी दमदम से इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अनूप, बुजुर्ग महिला खुद कह रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ता उनके घर में आए थे और उनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। पुलिस ने क्या कार्रवाई अब तक की है, अगर खुद इस तरह से हताहत होने वाली बुजुर्ग महिला बता रही है कि आखिर वो कौन थे? जी देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव का दिन जिस दिन में शुरुआत हुआ, उस बीच में झमेला शुरुआत हो गया। 27 तारीख रात में नीम का जो पटना स्कूल रोड इलाका है, बीजेपी वर्कर जो गोपाल मजुमदार है, उसका घर में घुस के मारधोर किया था। हथियार लेके उसको भी मारधोर किया था, उसके परिवार को लोगों को भी मारधोर किया था। फिर बीजेपी नेता और सपोर्टर भी नीम का जो थाना इलाका है, उसको थाना में जाके जो टीएमसी कार्यकर्ता जो लोग ने मारधोर किया था, उसको खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया था। बाद में पुलिस जिस लोगों के खिलाफ अभियोग है, उस लोगों को अभियोग गिरफ्तार नहीं कर पाया। बहुत सारी जगह में पुलिस बोले छानबीन किया था, लेकिन उन लोगों को अभी ढूंढ नहीं पाया। लेकिन पुलिस को खिलाफ में जो कार्रवाई है, उसको लेके अभी भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इस झमेला का लेके जो टीएमसी लीडर है विधान विश्वास, वो सारे जो झमेला का अभियोग है वो झूठा अभियोग है बोल रहे हैं। वो उसका आपस का बीजेपी, नया बीजेपी वर्सेस पुराना बीजेपी आपस का मामला है वो बोल रहे हैं। लेकिन पुलिस के खिलाफ में जो अभियोग है, अभी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाया, कोई किसी को भी अरेस्ट नहीं किया। सिर्फ पुलिस बोल रहे हैं बहुत सारी जगह में उसको, जिस लोगों का बाद में अभियोग है टीएमसी वर्कर, बहुत जगह छानबीन किया था, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाया। अनूप, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अगर इन्होंने शिकायत की है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, क्या पुलिस प्राथमिक तौर पर प्राइमा फेसी ये पता कर पाई है कि वो कौन है, किन पर ये आरोप लग रहा है, जिनकी वो तलाश में जुटी हुई है? देखो, जिसको खिलाफ में एफआईआर किया था, जो टीएमसी लोकल जो कार्यकर्ता है, उसको खिलाफ में अभियोग किया था। पुलिस को पता है जो कौन कौन लोग यहाँ पे इस झमेला में शामिल है, लेकिन पुलिस अभी तक बोल रहे हैं किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाया, क्योंकि पुलिस बोल रहे हैं जो लोग को खिलाफ आरोप है और अभियोग है, उन लोगों में अभी तक घर पे नहीं है। बहुत सारी जगह कल रात में आज भी पुलिस छानबीन किया था, लेकिन वो लोग घर में नहीं है। इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्यकर्ता, जो टीएमसी कार्यकर्ता है, उसको कोई व्यवस्था भी नहीं ले पाया। इसलिए पुलिस के खिलाफ भी बीजेपी जो सपोर्टर्स भी वर्कर है, बहुत सारे अभियोग कर रही है। पहले भी इस झमेला हुआ था, पहले झमेला में पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। अनूप, लेकिन आप जो जानकारी दे रहे हैं, इसके खिलाफ में मीटिंग मिছিল करेंगे और इसका रास्ता भी अवरुद्ध करेंगे। अनूप, आप जो जानकारी दे रहे हैं कि ये बीजेपी कार्यकर्ता के घर में दाखिल हुए और उनके परिवार के लोगों के साथ मारपीट की है, और उस कार्यकर्ता की मां ने यह बताया कि ये टीएमसी के ही कार्यकर्ता थे, बकायदा उन्होंने उसकी शिनाख्त की है, पहचान भी की है। लेकिन आखिर ये नौबत आई क्यों इस तरह की घटना हुई है, क्या इसके बारे में पता चल पाया है? देखिए, पश्चिम बंगाल में जो चुनाव का दिन ठीक हुआ है, उसके खिलाफ ये झमेला हुआ था बोल रहे हैं।
क्योंकि वो बीजेपी कार्यकर्ती है, इसलिए उसको घर के जाके मारधोड़ किया था, तोड़फोड़ किया था, उसको परिवार को भी मारधोड़ किया, उसको माँ को भी मारधोड़ किया था। जो हथियार लेके अंदर घर के अंदर गया था, बाद में भांगचूर घर को तोड़फोड़ किया था, बहुत सारे झमेला किया था। फिर बीजेपी जो वार्ड है गोपाल मजुमदार, उसको पहले मारधोड़ किया था। उसका माँ ने जो पूछा था क्यों उसको मारधोड़ किया था, बाद में उसको माँ को भी मारधोड़ किया था। अर्थात जो बहुत सारे झमेला जो टीएमसी वर्कर के खिलाफ जो अभियोग कर रहे हैं, तो नया अभियोग नहीं है, पहले भी ये झमेला हुआ था। लेकिन जो नीमता थाना इलाका पुलिस है, कोई उसका खिलाफ कोई व्यवस्था नहीं लिया, इसलिए फिर जो चुनाव का दिन ठीक हुआ, फिर बंगाल में झमेला की अभी बार शुरुआत हो गया। अनूप, एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर इस तरह से गुंडागर्दी का आरोप कोई नई बात भी नहीं है। इससे पहले भी शुक्रवार को बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर दफ्तर में हमले का आरोप लगाया, जिसकी गवाही दफ्तर में खड़े बीजेपी के चुनाव रथ दे रहे हैं, जिसमें जमकर तोड़फोड़ की गई है। ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। और एक दिन बाद ही टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर बीजेपी के समर्थक के घर में घुसकर उनकी बुजुर्ग मां को पीटने का आरोप लगा है। और खुद ये बुजुर्ग महिला भी बता रही है कि आखिर कौन लोग थे जो उनके घर में दाखिल हुए। ये एक बड़ा मुद्दा भी है कि आखिर बंगाल में इस तरह की राजनीतिक हिंसा क्या चुनाव में प्रमुख मुद्दे के तौर पर इस वक्त है, जिससे लेकर के अब जनता को फैसला करना है। दिल्ली में मौजूद नीरज कुमार हमारे सहयोगी हमसे जुड़ रहे हैं और कोलकाता में मौजूद हैं यतेंद्र शर्मा। यतेंद्र, लगातार आरोप बीजेपी लगाती है टीएमसी पर कि राजनीतिक हिंसा चरम पर है, एक के बाद एक बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। हालांकि टीएमसी की ओर से भी इस तरह के हिंसक वारदातों का अंजाम बीजेपी पर लगता है, लेकिन पुलिस क्या कर रही है? आखिर क्यों नहीं लगाम लगाया जा रहा है इस तरह की हिंसक घटनाओं पर? पुलिस महकमा क्या कहता है, वहां का प्रशासन क्या कहता है? देखिए, बिल्कुल अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसका जो चुनावी इतिहास रहा है वो बड़ा रक्त रंजित रहा है। हमेशा कार्यकर्ता जो एक दूसरे के कार्यकर्ता होते हैं राजनीतिक दलों के, उनके ऊपर मारपीट और हिंसा करने का आरोप लगते रहे हैं। लेफ्ट का शासन रहा, लेफ्ट के शासन में भी इसी तरह से रहा। दूसरी राजनीतिक पार्टियों को आगे निकलने का मौका नहीं दिया गया, जिसने भी कोशिश की उसके साथ हिंसा की गई। अब 10 साल जब ममता बनर्जी शायद इसी कारण से यहाँ पर बड़ी नेता बनी कि उन्होंने सिंगूर आंदोलन जैसे आंदोलनों का नेतृत्व किया और उस हिंसा की राजनीति को बदलने की कोशिश एक मैसेज दिया। लेकिन जब 10 साल ममता बनर्जी का राज आया तो उसमें भी कमोवेश वही स्थिति देखने को मिली। और आज जब बीजेपी का जनाधार लोकसभा चुनाव के बाद बढ़ा है, 18 सीटें लोकसभा में जीती हैं, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं पर भी लगातार हमलों की घटनाएं बढ़ती रही है। हालांकि ममता बनर्जी की तरफ से भी, टीएमसी की तरफ से भी आरोप लगाए जाते रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता उन पर हमले करते रहे। लेकिन अभी जो लगातार जो चुनाव आयोग के फैसले के बाद जो 2 घटनाएं लगातार आई हैं, बीजेपी के रथ और गोदाम में घुसकर मारपीट, उन रथों को तोड़ देना, और अब एक बुजुर्ग माँ के साथ रात के 1:30 बजे घुसना, तो कहीं ना कहीं एक बौखलाहट दिखाता हो जाता है। पुलिस प्रशासन की बात कर रहे हैं तो आरोप शुरू से पुलिस प्रशासन के ऊपर इसी बात के लगते रहे कि जो भी सरकार होती है उस सरकार का पूरी दखलंदाजी पुलिस प्रशासन के ऊपर होती है। और शायद यही कारण है कि पुलिस के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो खुलकर निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं करते हैं, खुलकर और यही आरोप लगातार ममता बनर्जी के विरोधी उन पर लगाते हैं, उनकी सरकार पर लगाते हैं कि पुलिस महकमे में मौजूद तमाम सरकारी कर्मचारियों का पार्टी कार्यकर्ताओं की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अब इस तरह की हिंसक घटनाओं का असर समाज के कई और क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है, जहां से रिएक्शन आ रहे हैं। और इसीलिए एक्टर मनोज जोशी ने बंगाल में बुजुर्ग महिला की पिटाई को शर्मनाक बताया है। उन्होंने ट्वीट किया है। मनोज जोशी ने लिखा है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने 70 साल की बुजुर्ग महिला की सिर्फ इसलिए पिटाई कर दी क्योंकि उनका बेटा बीजेपी का समर्थक है। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? पश्चिम बंगाल में राजनीति का स्तर बुरी तरह से गिर गया है। भले ही ये एक्टर हैं, लेकिन अब तमाम ऐसे और विधाओं से जुड़े लोग भी पश्चिम बंगाल के इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन असर सिर्फ बंगाल में नहीं देखने मिल रहा, बल्कि बंगाल से लेकर दिल्ली तक इस पर चर्चा हो रही है। नीरज हमारे सहयोगी दिल्ली में ही मौजूद हैं। नीरज, क्या राजनीतिक हिंसा और हिंसक वारदातें एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी है? जो रणनीति यहां दिल्ली में बनती है, क्या यह प्रमुखता से इसे लिया जाएगा? बंगाल में इसकी चर्चा कर रहे हैं राजनीतिक दल।
प्रशांत, इसमें दो राय नहीं है। खासकर भारतीय जनता पार्टी दो राज्यों में राजनीतिक हिंसा को एक बड़ा मुद्दा बनाती है, चाहे बंगाल की बात करें या केरल की बात करें। केरल में जिस तरह से आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या की गई है, जो आरोप भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने लगाया है, और जिस तरह से बुधवार को आपको याद होगा एक रैली के दौरान एसडीपीआई की रैली थी और उस रैली के दौरान झड़प में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या हुई। 8 लोगों को वहां हिरासत में तो लिया गया है, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद दिल्ली के जंतर मंतर पे आरएसएस के कार्यकर्ता केरल की हिंसा के खिलाफ, अपने आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के खिलाफ थोड़ी देर में यहां प्रदर्शन करेंगे। और राजनीतिक तौर पे बिल्कुल आपने ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी या दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी जो हैं वो हिंसा को मसला बनाती हैं। और आपको याद होगा कि अब से थोड़े दिन पहले सीपीएम ने भी एक पत्र लिखा था चुनाव आयोग को कि जिस तरह का माहौल होता है, कानून और व्यवस्था की स्थिति बंगाल में होती है, वहां अधिक चरणों में चुनाव कराए जाने चाहिए, इस तरह की मांग की गई थी। और चुनाव आयोग ने इसी को ध्यान में रखते हुए 8 चरणों में चुनाव कराए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी हो या दूसरी पार्टियां हो, तमाम पार्टियों के लिए हिंसा एक बड़ा मुद्दा होता है, लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो अपनी कानून व्यवस्था को मजबूत जरूर बताती है, लेकिन स्थिति बिल्कुल उलट होती है। लेकिन नीरज, अब यही दिखाई भी दे रहा है, जो बात आप कह रहे हैं कि दिल्ली में राजनीतिक दल मंथन करके जो पश्चिम बंगाल के चुनाव में उतर रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल, वो बंगाल की इस हिंसा को मुद्दा बना रहे हैं। और कल रात जो घटना हुई है, जिसमें ये खुद बुजुर्ग महिला बता रही है कि टीएमसी के कार्यकर्ता उनके घर में दाखिल हुए। दरअसल उनका बेटा बीजेपी का कार्यकर्ता है, गोपाल जिसका नाम बताया जा रहा है, लेकिन उसे पीटने के साथ परिवार के तमाम सदस्यों के साथ मारपीट की जाती है। और शर्मनाक तो ये कि एक बुजुर्ग महिला के साथ बेरहमी से मारपीट की जाती है। और ये बुजुर्ग महिला खुद बता रही है कि आखिर कौन थे जो उनके घर में दाखिल हुए और इस तरह से बेरहमी से उनकी पिटाई की गई है। और इसीलिए भी अब पश्चिम बंगाल के चुनाव में राजनीतिक हिंसा एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है, जिसे तमाम राजनीतिक दल अब जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। और सीधा आरोप ममता बनर्जी सरकार पर भी। तो वहीं बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ममता बनर्जी पर हमला करते हुए कहा है कि टीएमसी का मतलब है कि तोड़ो, मारो और काटो। बंगाल की लड़ाई बुआ वर्सेस बेटी के बीच में चल रही है और अब इस चुनावी लड़ाई में मामा की एंट्री भी हो गई है। हमारे साथ है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। चौहान जी, बुआ वर्सेस बेटी, इस लड़ाई में मामा कितना बदलाव ला पाएंगे? देखिए, ये कोई केवल बुआ बेटी की लड़ाई नहीं है, ये तो पश्चिम बंगाल को बचाने की लड़ाई है। तबाह कर दिया, पहले कम्युनिस्टों ने किया, बाद में ममता दीदी ने किया, टीएमसी ने किया। टीएमसी का नाम ही हो गया है तोड़ो, मारो, काटो। अजीब परिस्थितियां हैं पश्चिम बंगाल में। सरकारी योजनाओं का पैसा टीएमसी वाले खा जाते हैं। ये चुनाव कटमनी को कट करने का चुनाव है, तोलाबाजी टैक्स खत्म करने का चुनाव है, हिंसा से उबारने का चुनाव है पश्चिम बंगाल को। टीएमसी के हाल तो यह है कि गरीबों का राशन खा जाएं, ये तूफान में आपदा राहत के लिए तिरपाल आए तो तिरपाल खा जाएं, ये चिटफंड मनी के नाम पे जनता का पैसा खा जाएं, ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि किसानों तक पहुंचने ना दें, ये आयुष्मान भारत योजना यहां लागू गरीबों के लिए होने ना दें। ममता दीदी, 5 लाख रुपए तक का गरीबों का इलाज अगर हो जाता प्रधानमंत्री जी की योजना से, तो आपका क्या बिगड़ जाता? किसानों को 6,000 रुपये मिल जाते, आपका क्या बिगड़ जाता? आपको तो परहेज है जय श्री राम के नारों से भी। राम भारत के अस्तित्व, आराध्य और प्राण है। आपको परहेज है सरस्वती पूजा से। आपने बंगाल को बांट दिया हिंदू और मुस्लिम में। 5,000 से ज्यादा गांव ऐसे हो गए जहां हिंदुओं का नामो निशान नहीं है, और आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। एक बार अंग्रेजों ने बांटा था, दूसरी बार आपने बांटने की कोशिश की, लेकिन बंगाल की जनता इसको सफल नहीं होने देगी। लेकिन ममता बनर्जी बाहरी बनाम बंगाल का एक मुद्दा बना रही है कि बंगाल की बेटी ही चाहिए, उनको बुआ चाहिए, इस तरह का एक उन्होंने स्लोगन जारी किया है। क्यों? हमारे बंगाल के नेता बंगाल के नहीं है? दिलीप घोष बंगाली नहीं है क्या? अरे, भारतीय जनता पार्टी की तो स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ के रूप में की थी। बंगाल की धरती भारत की अत्यंत पवित्र धरती है। यहां आके मन श्रद्धा, आस्था से भर जाता है। और इस धरती ने इतने महापुरुष देश को दिए हैं, क्रांतिवीर दिए हैं,
चिंतक और विचारक दिए, दार्शनिक दिए, भक्त दिए, चैतन्य महाप्रभु, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद घोष, वंदे मातरम का उद्घोष भी इसी पवित्र धरती से हुआ है। इस पवित्र धरती को हम बार बार प्रणाम करते हैं। शिवराज जी, एक बड़ा आरोप और लगा रही है कि जो आप बंगाल बर्बाद करने की बात करें, ममता बनर्जी कह रही है कि रसोई गैस में आग आपकी सरकार ने लगा दी, पेट्रोल डीजल जो कच्चा तेल है वो लगातार कम होता जा रहा है, लेकिन आप लोग महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं। अब कोई झूठ बोलना दीदी से सीखे। सारा देश जानता है कि कारण क्या है, लेकिन अगर कहीं किसी को छींक भी आ जाए तो दीदी को तो भारतीय जनता पार्टी दिखती है। ममता बनर्जी के कुछ बोल भी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं शिवराज जी। उनका कहना है कि जो गुंडे हैं जो वो बंगाल में शासन नहीं कर सकते हैं, गुजरात बंगाल नहीं चलाएगा। अब गुंडागर्दी कौन कर रहा है ये सारा देश जानता है। 300 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बलिदान हुए ममता दीदी। 300 कार्यकर्ता हमारे मार दिए गए केवल इसलिए कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, केवल इसलिए कि वो टीएमसी की गलत नीतियों का विरोध कर रहे थे, केवल इसलिए कि वो लोकतंत्र बचाने के लिए काम कर रहे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। बंगाल को आपसे खून से रंगा है ममता दीदी, और बंगाल की जनता इसका बदला लेगी। एक अलग से सवाल है, हालांकि राहुल गांधी की एंट्री अभी तक नहीं हुई है, लेकिन वो ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ईवीएम ना चुनाव आयोग चेक करने देता है, ना चुनाव आयोग देखने देता है, तो किस तरह से चुनाव निष्पक्ष होगा? जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, बाकी मति पहले हर ले ही। अब राहुल बाबा क्या सोचते हैं और क्या करते हैं भगवान ही मालिक है। अभी तो वो देश को उत्तर और दक्षिण में बांटने में लगे हुए हैं। राहुल बाबा, भारतीय जनता पार्टी और ये देश की जनता कहती एक भारत श्रेष्ठ भारत। ऐसी घटिया और दकियानूसी राजनीति मत करो कि भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटने की बात करो। अब ईवीएम की बात कर रहे हैं तो हारने की पूर्व भूमिका तैयार कर रहे हैं, और बाद में हारने के बाद जब यहां तो कुछ मिलना नहीं है, हर जगह फट्टा साफ हो रहा है। अभी गुजरात के परिणाम आपने देख लिए। अभी तो हालत यह है कि कांग्रेस के जो विचारवान नेता वो चिंतन और मंथन कर रहे हैं कि होगा क्या कांग्रेस के राहुल बाबा के रहते हुए। राहुल बाबा ये भी कह रहे हैं कि नींद उनको बड़ी अच्छी से आती है, उन्हें मोदी से डर नहीं लगता, जब भी जाते हैं 30 सेकंड के अंदर वो सो जाते हैं। अच्छा, फिर दिनों रात मोदी मोदी क्यों चिल्लाते रहते हैं? सपने में भी उनको केवल मोदी जी दिखाई देते हैं और चमक चमक के उठ जाते हैं। मोदी जी ऐसा नाम है जिसको पूरा देश श्रद्धा और विश्वास के साथ लेता है। मोदी जी वो नेता है जिन्होंने एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और सशक्त भारत के निर्माण की नींव न केवल नींव रखी है बल्कि भव्य इमारत खड़ी की है। मोदी वो नाम है जो आपदा को अवसर में बदलना जानते हैं। मोदी वो नाम है कि जिसकी एक आवाज पर पूरा देश उनके पीछे चल पड़ता है। अब वैसे मोदी जी से राहुल गांधी क्यों चमकते हैं मुझे समझ में नहीं आता। एक अंतिम सवाल बस आपसे कि ममता बनर्जी जब जैसे चुनाव आयोग ने फैसला लिया डेट अनाउंस करने का, उस पर भी उन्होंने विरोध जताया। क्या लगता है कि ये बौखलाहट है ममता बनर्जी की? देखो, वो मोदी के इशारे पर किया है। वो पराजय से डरी हुई है और इसके कारण वो बौखलाई हुई भी है। अब चुनाव आयोग का काम चुनाव आयोग करेगा। कब चुनाव होना है, तारीखें कौन सी होना है, एक चरण में होगा कि 7-8 चरण में होगा, ये चुनाव आयोग तय करेगा। लेकिन अपने कर्मों के कारण डरी हुई है ममता बनर्जी, और इसलिए चुनाव आयोग को भी आरोपों के घेरे में ले रही है। लेकिन जनता सच जानती है। बड़ा आरोप शिवराज सिंह चौहान ने लगाया, तोड़ो मारो काटो यानी टीएमसी। ये अब टीएमसी का मतलब हो चुका है। दरअसल जिस तरह की हिंसक वारदातें हो रही है, पिछली रात भी एक बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट हुई और महिला ने कहा कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उनके घर में घुसकर मारपीट की है। उसके बाद अब राजनीतिक हिंसा बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और इसीलिए भी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए कई एजेंसियों से इनपुट लिए गए और 8 चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया गया था। लेकिन बंगाल में जारी हिंसा की वजह से चुनाव आयोग ने जहां 8 चरणों में चुनाव कराने का फैसला किया, चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद चुनाव आयोग ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी अब कोशिश तेज कर दी है। और इसी कड़ी में एक नए आदेश के तहत पश्चिम बंगाल में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम को हटा दिया गया है, और अब उनकी जगह जिम्मेदारी दी गई है जगमोहन को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। और ऐसे में जबकि
इलेक्शन कमीशन यह कह चुका था कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव उनकी प्राथमिकता है। वहीं बंगाल की सियासी फिजाएं चुनाव की तारीख के ऐलान के साथ अब और गर्म हो गई है। अभी तक बंगाल की सीएम ममता बनर्जी खुद को बंगाल की बेटी बताकर जनता के दिलों में घर बनाना चाहती थी, लेकिन अब बीजेपी ने अपनी 9 महिलाओं की फौज उतारकर टीएमसी को उसी के दांव में घेर लिया है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर बंगाल की बेटी है कौन? बंगाल में 7वें आसमान पर सियासी जंग। टीएमसी के खिलाफ पोस्टर वॉर की पॉलिटिक्स। चुनावी दंगल में आखिरी दांव का दौर। तारीखों का ऐलान, टीएमसी क्यों परेशान? बंगाल में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सत्ता और विपक्ष में आखिरी दौर की सियासी जंग शुरू हो गई है। वार पलटवार का जो सिलसिला जुबान तक सिमटा था, वो बंगाल की दीवारों पर पोस्टरों के जरिए भी उतर आया है। इस पोस्टर पॉलिटिक्स में अब नया दांव चला है बीजेपी ने, जिसने पार्टी की महिला नेताओं की तस्वीरों वाला पोस्टर जारी करते हुए ममता बनर्जी को घेर लिया है। पोस्टर में बीजेपी ने कहा है, बंगाल को अपनी बेटी चाहिए, बुआ नहीं। इससे पहले टीएमसी ने कुछ ही दिन पहले नया चुनावी स्लोगन बांग्ला निजेर में के ई चाय जारी किया था, जिसका मतलब है कि बंगाल को अपनी बेटी चाहिए। टीएमसी के इसी स्लोगन के जवाब में बीजेपी ने यह नया पोस्टर ट्वीट किया है। बीजेपी ने अपने इस पोस्टर में देवोश्री चौधरी, लॉकेट चटर्जी, रूपा गांगुली, भारती घोष, मफूजा खातून, श्रीपूर्णा मित्र चौधरी, तनुजा चक्रवर्ती, फाल्गुनी पात्रा और अग्निमित्रा पॉल जैसे नवरत्नों की तस्वीरें लगाई हैं और इन्हें ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल की बेटी बताकर आगे किया है। बंगाल की हमारी सभी बहनें, बंगाल की सभी बेटी, ये हमारा चेहरा है और उसके आधार पर चुनाव लड़ेंगे। यहाँ बीजेपी ममता बनर्जी को उन्हीं के इमोशनल दाव पर घेरना चाहती है, जो दाव उन्होंने खुद को बंगाल की बेटी बताकर खेला है। लेकिन बीजेपी ने ममता बनर्जी को बेटी नहीं, बुआ का तमगा दिया है, यानी वो बुआ जो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे अभिषेक बनर्जी की बुआ है। यही वजह है कि टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी टीएमसी के उस नारे को हवा दे रहे हैं, जिस नारे के जरिए ममता बनर्जी बंगाल के सेंटिमेंट से जुड़ना चाहती हैं। भारत में लोकतंत्र की अहम लड़ाई पश्चिम बंगाल में लड़ी जाएगी और बंगाल के लोग अपने संदेश के साथ तैयार हैं। बंगाल केवल अपनी बेटी चाहता है। 2 मई को मेरा पिछला ट्वीट जरूर देखिएगा। दरअसल बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल तक कुल 8 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जबकि रिजल्ट का ऐलान 2 मई को किया जाना है। यानी बंगाल में मैराथन चुनाव होना है। यही वजह है कि इतने चरणों के चुनाव को भी टीएमसी ने मुद्दा बना लिया है, जबकि कांग्रेस भी ममता बनर्जी के सुर में सुर मिलाती दिखाई दे रही है। Don't consider in the eyes of BJP and whatever BJP have been decided, I have seen their list in the party office and today I have seen the same list is been in the outside. এপ্রিলে 6 এর মধ্যে তামিলনাড়ু ইলেকশন করে নিয়ে একদিনে, কেরালা ইলেকশন একদিনে করে নিয়ে, এখানে 23 দিনের ফুটবল গ্রাউন্ড, 23 দিনের খেলা খেলবেন? আমাদের যে আস না, এই খেলাতেও আমরা বলছি আপনাদের হেরে ভূত করে দেব। খেলা হবে 8টা ফেজে, হারিয়ে ভূত করে দেবো। তার কারণ আমরা গ্রাসরুটের লোক। বহিরাগত গুন্ডারা বাংলা শাসন করবে না, বাংলার মানুষ বাংলা শাসন করবে।
जो 8 फेज में करने की बात दिख रही है, ये दिख ही रहा है कि इसमें सरकार के पुलिस का और चीज़ों के साथ दुरुपयोग करने का कोई ना कोई प्लान होगा। इसकी जो ममता जी बात कह रही हैं उसमें सच तो लग रहा है। हालांकि न्यूज 18 के सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने साफ कर दिया कि आखिर किन वजहों से बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। बिहार एंड बंगाल सिमिलर स्टेट्स हैं, बार बार 6-7 फेज दोनों में होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर दोनों जगह प्रॉब्लम होता है। मैक्सिमम जो प्लानिंग आप लोगों ने की है बिहार मॉडल्स पे की है इन पांचों राज्यों के चुनाव में, तो बंगाल में 8 फेज क्यों, बिहार की तरह 6 या 7 से आप लोग 3 पे क्यों नहीं आए, या 3 या 4 पे क्यों नहीं आए? In a given context, we take inputs from so many forces and we decide the phases accordingly. बंगाल में MCC यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होते ही चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने ADG लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम का तबादला कर दिया है। उनकी जगह DG फायर सर्विस जगमोहन को ADG लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है। उधर बीजेपी नेता अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार को समझना चाहिए कि आखिर राज्य में ऐसी क्या नौबत आई कि 8 चरणों में चुनाव कराने पड़ रहे हैं। उनको तो लज्जा आना चाहिए, इसके लिए उनको पदत्याग कर देना चाहिए मुख्यमंत्री स्वर से, क्योंकि भारत की जनता समझ रही है कि यहाँ लूट होता है। इलेक्शन कमीशन समझ रहा है कि यहाँ लूट होता है, तभी तो ये हुआ है। इलेक्शन कमीशन तो किसी के कहने पर नहीं करता है, वो पूरा रिपोर्ट लेके ये करता है कि किस तरह से पिछला इलेक्शन में उनके लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ है, जुल्म हुआ है, खून हुआ है, मारा गया है, घर जलाया गया है, माँ के सामने बेटे की हत्या की गई है। तो सब सोच समझ के इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन लिया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही शुरू हुई इस आखिरी दौर की सियासी जंग में भी हिंसा ने जोर पकड़ लिया है। इसी कड़ी में कोलकाता में कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में बीजेपी दफ्तर पर हमला बोल दिया। राजधानी के फूल बागान इलाके में बीजेपी के दफ्तर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की गई। इस दौरान बीजेपी दफ्तर में रखे मोबाइल फोन और लैपटॉप के अलावा दफ्तर में लगी LED लाइट्स पर भी हाथ साफ कर दिया गया, जबकि परिवर्तन यात्रा के लिए खड़ी गाड़ियों के शीशों को भी भीड़ ने तोड़ दिया। आरोप है कि TMC के कार्यकर्ताओं ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। दूत लोग दिन के उजाले में तो लोगों को फेस नहीं कर पाते, जो रात के अंधेरे में आकर के एक गरीब ड्राइवर को मारे, सारे के सारे लैपटॉप लेके चले गए, सेलफोन जो था वो ले लिया, विंडस्क्रीन तोड़ दिया, LED स्क्रीन जो था उसको तोड़ दिया। तो ये तृणमूल का रवैया रहा। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। डेमोक्रेसी में सब लोग अपना प्रचार करें, अपना विषय रखें, पब्लिक अवेयरनेस करें, अपना एजेंडा जनता के सामने रखें। केंद्र में मोदी जी जब देश के लिए और देश को बदलने के लिए, देश को आगे बढ़ने के लिए, नया भारत के निर्माण के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो जनता के बीच में रखने के लिए हम जा रहे थे। टीवी पर पहली बार शुरू हुआ है एक अनोखा शो, यंग जीनियस। आज दोपहर 12 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए 12 साल के सर्वज्ञानी ओलंपियाड बॉय को। मिलिए आज के आइंस्टीन से। ये है यंग जीनियस, जो हर महीने 40 ओलंपियाड में भाग लेता है और बड़े बड़ों को धूल चटाता है। हाय, आई एम सिद्धार्थ कुमार गोपाल। ये है यंग जीनियस जो मैथ्स से लेकर एस्ट्रोफिजिक्स का मास्टर है, जिसने 2019-20 का इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड जीता। You very good in debate and elocution also. Yes, sir. You write essays. Yes, sir. You play the piano. Yes, sir. जिसे इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स ओलंपियाड में गोल्ड ऑनर मिला। ये है यंग जीनियस जिसका दिमाग ज्ञान का भंडार है। 12 साल की उम्र में ज्ञान की कुंजी है ये, जिसे अमेरिका के जॉन हॉपकिंस सेंटर के इम्तिहान में हाई ऑनर्स मिला। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो, दंग करने वाले दिमाग के खिलाड़ी तिरुवनंतपुरम के 12 साल के सिद्धार्थ कुमार गोपाल के साथ। How many exams have you written till date? I have written 80 to 90 exams this year. जो पहली कक्षा से साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, जीके और साइबर ओलंपियाड को क्रैक कर रहा है, जिसे 2020 में खुद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार मिला और गणतंत्र दिवस की परेड का हिस्सा बना। आ रहा है ये यंग जीनियस न्यूज 18 इंडिया पर।
तस्करी, मुद्दे